वेरी गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, अपने आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3, दैट इज लाइफ इन द वैदिक एज। हिस्ट्री का जो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इसमें दो चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि किस तरीके से आपके नोमैड्स जो थे, अर्ली मैन थे, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को किस तरीके से वो सेटल्ड लाइफ की तरफ लेके गए। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वो विलेजेस में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद सिविलाइजेशन की तरफ हम गए। अब भाई सिविलाइजेशन, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा तो देखा कि बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब वो कोई एक रीजन नहीं है या फिर कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि ये प्रूफ करता हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस वजह से उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिला। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे सोर्सेस बताते हैं कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो माने किसको। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से हो सकता है कि यहां पर फ्लड आ गया हो, सूखा पड़ गया हो, या फिर कोई एपिडेमिक पेंडेमिक आ गई हो जिसकी वजह से लोग सारे मारे गए हो, या फिर किसी ने अटैक कर दिया हो। अब भाई हमने ये देखा कि 1500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक आपका इंडस वाला सिविलाइजेशन रहा। अब आप जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो वैदिक एज, वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। अब सर इसके बीच के टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, बताएंगे बेटा, इसीलिए तो सेशन लेकर के आए हैं। तो फटाफट से भाई सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप क्लास 6 में भी पढ़ रहे हो तो भी ये सेशन आपके लिए फायदा, क्योंकि स्कूल में आपको कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो फटाफट से भाई सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो गाइस, तो मेरा नाम है आशुतोष सिंह, और जिन भी एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं उन एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा, यानी कि सुबह के लेक्चर में हमने देखा किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। वहां पर जब हमने ये पढ़ा कि भाई धीरे धीरे चीजें जो सिविलाइज तरीके से जाने लगी, लेकिन एक टाइम के बाद 1750 बीसी में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन देखने को मिला, और उसके बाद से वो लोग कहां गए, किस तरीके से उनकी डेथ हुई, वो सिविलाइजेशन कहां गया हमें नहीं पता। फिर उसके बाद एक और एज हमें देखने को मिलता है ठीक 1750 के 250 साल बाद, 250 ईयर्स बाद, यानी कि 1000 बीसी में हमें देखने को मिलता है वैदिक एज। अब जब तक से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी नहीं की गई थी, जब तक से हमने इस चीज की खोज नहीं की थी कि इससे पहले भी कोई सिविलाइजेशन हुआ करता था, इससे पहले भी लोग हुआ करते थे, तब तक से हम ये समझते थे कि भारत का जो इतिहास है वो वैदिक एज से स्टार्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हम भारत कहते हैं वो भारत नाम भी इस वैदिक एज से ही आया है। गेटिंग इट? आप जो इंडिया को आज भारत कहते हो कि भारत एक महान देश है, वो भारत नाम भी इस वैदिक एज से आया है। वेदों के अंदर बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, और इसको हम वैदिक एज कहते क्यों हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसको वैदिक एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में कुछ किताबें लिखी गई, जिन किताबों को आप वेद्स के नाम से जानते हो। ठीक है, वेद के नाम से जानते हो। 4 तरीके के वेद लिखे गए, और इस वेदों को लिखा किसने, तो इन वेदों को लिखा आर्यंस ने, जिसकी वजह से इस पूरे एज को ही हम कहते हैं वैदिक एज। समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, जो भी बच्चे क्लास में हैं, और सेशन को शेयर करते रहिए फटाफट से, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब बेटा इस वजह से हम इसको वेद कहते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में जाना किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसका डिक्लाइन हो गया। और जब तक से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस नहीं मिले थे, मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस नहीं मिले थे, तब तक से हम यही जानते थे कि वैदिक एज से ही भारत का प्राचीन इतिहास शुरुआत होती है। लेकिन जब हमें एविडेंसेस मिलने स्टार्ट हो गए, तब हमने जाना ओहो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वैदिक एज से ही हमारे इतिहास की शुरुआत नहीं होती है। हमारे इतिहास की शुरुआत होती है हमारे उन एंसेस्टर से, हमारे उन पूर्वजों से जो कि कभी अर्ली मैन हुआ करते थे, जो कि एक बंजारा हुआ करते थे। उनको किस तरीके से अपनी जिंदगी काटनी है, उनको यह चीज नहीं पता थी।
डेली बेसिस पे वो शिकार करते थे, डेली बेसिस पे वो खाना खाते थे, और एक जगह से खाना खत्म हो गया तो वो दूसरे और निकल जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर चेंज लेकर के आए, फिर वो सिविलाइज्ड हुए, सेटल्ड हुए, एंड देन वो सिविलाइज्ड हो गए। अब इस वैदिक एज की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक एज इसको हम क्यों कहते हैं। अब ये वैदिक एज भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको वैदिक एज हम क्यों कहते हैं? इसको वैदिक एज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर वेद की रचना की गई, यहां पर वेद को लिखा गया, जिसकी वजह से हम इसे वैदिक एज के नाम से जानते हैं। अब इसको सर लिखा किसने? तो इसको लिखा था आर्यंस ने। अब सर ये आर्यंस कौन थे? तो बेटा इन आर्यंस के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। ये काले थे, पीले थे, नीले थे, छोटे थे, बड़े थे, मोटे थे, चौड़े थे, हमें नहीं पता इनका रूप क्या था, इनका रंग क्या था, ये खाते क्या थे। वी डोंट हैव एनी नॉलेज और वी डोंट हैव एनी एविडेंस अबाउट देम। मतलब सर तो फिर पता कैसे चला कि ये आर्यंस थे? ये आए कहां से थे? तो बेटा कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि ये जो आर्यंस हैं ये सेंट्रल एशिया से आते हैं। सेंट्रल एशिया के बारे में अगर आपको पता हो तो सेंट्रल एशिया में अगर आप देखो तो ईरान के ऊपर वाला जो एरिया है, जितने भी स्थान वाले जगह है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया के अंदर आपके आ जाते हैं। अब जब ये सेंट्रल एशिया से ये आर्यंस माइग्रेट होकर के कहां पर आए? भारत के अंदर। किस तरीके से आए? तो एक बार मैप में देखिए, मैप में समझो। हमारा ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये माइग्रेट होकर के भारत के अंदर आए। समझ रहे हो? अब जब यहां पर ये भारत के अंदर आए तो सबसे पहले जहां पर ये सेटल हुए, ये हुए थे पंजाब के अंदर। पंजाब को हम पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 नदियों से मिल करके, यहां पर 5 नदियों का मेल होता है, जिसकी वजह से हम पंजाब कहते हैं। लेकिन जब ये आए थे तो यहां पर 2 नदियों को और इन्होंने जोड़ दिया। ये जो एरिया थे, ये एरिया काफी बड़ा था। प्रेजेंट हरियाणा और पंजाब का पूरा एरिया अगर आप एक साथ ले लो तो उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि भाई ये जो है आर्यंस कहां पर आए थे। और जब ये आए थे तो इस पूरे एरिया को कहा जाता था सप्त सैंधव रीजन। सप्त सैंधव रीजन, सप्त सांधव रीजन। व्हाट इज दिस सप्त सांधव रीजन? अब ये सप्त सांधव रीजन है क्या? पंजाब मतलब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ राज्य। वैसे ही अब इन 5 नदियों में 2 और नदी को जोड़ दो, एक हो गई आपकी प्यारी सिंधु नदी, इंडस। गेटिंग इट? तो भाई यहां पर 2 नदियों को और जोड़ के 7 नदियों का जहां पर मेल होता है वहीं पर आर्यंस आए थे। और उस पूरे रीजन को सप्त सांधव रीजन कहते हैं, जहां पर आर्यंस पहली बार भारत के अंदर आए थे। अब इनको डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है? इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में? पहले कमेंट करके बताओ इंटरेस्ट आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही गला फाड़ रहा हूं। इंटरेस्ट आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही गला फाड़ रहा हूं आपके सामने? क्योंकि आप लोग का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखता क्लास के अंदर। एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, एक बार कमेंट कर दो। चलिए, तो बच्चे सारे हमारे शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम बेशरम इंसान हैं, हम बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं, हम खुला बोलते हैं। तो भाई आगे अगर हम बात करें तो ये किस साइड आए? पंजाब की साइड आए। अब ये जो आर्यंस थे ये संस्कृत बोला करते थे। ये आर्यंस जो थे ये संस्कृत लैंग्वेज इन्हें बहुत अच्छे से आती थी। इस संस्कृत लैंग्वेज का आगे बहुत बड़ा रोल है। कैसे? इस चीज को ध्यान में रखना। अब ये जो भाई साहब लोग थे ये संस्कृत बहुत अच्छे से बोला करते थे। अब ये जब संस्कृत बोला करते थे तो ये 2 पार्ट्स में आए थे। एक तो पहले जो इंडिया के अंदर खुद के लोग रहते थे, भारत के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई तो लोग रहे ही नहीं। कुछ एक आधे माइग्रेट होकर चले गए होंगे, भाग गए होंगे या कुछ बच गए होंगे। तब यहां पर क्या हुआ, जो इंडो आर्यंस थे, जो इंडो आर्यंस थे वो ऊपर की साइड में, मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में वो इंडो आर्यंस देखने को मिलने लगे। और जो साउथ इंडिया के लोग थे, साउथ इंडिया के लोग थे वो थोड़े से रेस के अंदर डार्क हुआ करते थे। अगर अभी भी आप देखोगे तो हमारे साउथ इंडिया के लोग जो है वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उनका कलर, उनका रेस जो है वो डार्क कलर है। ठीक है, आई विल नॉट से ब्लैक एंड ऑल, डार्क कलर हुआ करता था, जिसकी वजह से ये इन्हें दस्यु बोला करते थे।
10 यू बोला करते थे। एक और वजह थी, क्योंकि इनको संस्कृत बोलना नहीं आता था, इनको संस्कृत बोलना नहीं आता था और इनको संस्कृत बोलना आता था। तो सर इसमें क्या कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर इन्हें संस्कृत आता है और नीचे वालों को संस्कृत नहीं आता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको इंग्लिश आती है, इसका यह मतलब थोड़ी ना है दैट यू आर सुपीरियर, आई एम इंफीरियर देन यू, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ये जो संस्कृत लैंग्वेज है, इस संस्कृत लैंग्वेज को आप भगवान की भाषा के नाम से जानते थे। संस्कृत जो है ऐसा माना जाता था कि भाई संस्कृत भगवान बोलते हैं और भगवान की बोली अगर किसी को आती है तो वो आती है आर्यंस को, अदरवाइज जिसको ये बोली नहीं आती है वो क्या है, वो आर्यन से निम्न है, आर्यन से वो इंफीरियर है। इसलिए ये नीचे के लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया करते थे कि भाई तुम हमसे छोटे हो तो हमारे नीचे रहो, हमसे ऊपर आने की कोशिश मत करो। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली अभी तक संस्कृत लैंग्वेज उतने अच्छे तरीके से ना बोला जाता था ना समझा जाता था। अब जब ये भारत के अंदर आए तो इन्होंने एक जिम्मा खुद से उठा लिया। क्या उठा लिया सर? कि भाई अब ये भारत के अंदर संस्कृत लैंग्वेज को जो है वो सिखाएंगे लोगों को। अब लोग सीखने को क्यों तैयार हो? संस्कृत लैंग्वेज कोई सीखने को क्यों तैयार होगा? संस्कृत लैंग्वेज कोई क्यों सीखने को तैयार होगा? अगर आपके एसएसबी के अंदर, आपके इंटरव्यू के अंदर आपसे हिंदी का ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर आप हिंदी में भी बात करते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, तो क्या आप कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश करोगे? क्या आप इंग्लिश में बात करोगे? नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि इससे आपको फायदा है, ये आपकी पर्सनालिटी को एक अलग पर्सनालिटी दिखाता है उन सभी उन सभी लोगों के बीच में जो आपके साथ इंटरव्यू देने गए हैं। अब ये लोग संस्कृत सिखाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां के संस्कृत क्यों सीखे जब उनको पहले से ही एक भाषा आती है? तो इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। क्या वजह रही होगी सर? तो बेटा यहां पर इन लोगों ने जो वेद लिखा था, वेद के अंदर जितने भी मंत्र लिखे थे वो सारे के सारे मंत्र हैं किस भाषा में? संस्कृत में। अब इन्होंने एक चीज और बोल दी आर्यंस ने। क्या बोला सर? आर्यंस ने बोला कि अगर भाई देखो संस्कृत जो है वो भगवान की भाषा है और भगवान संस्कृत में बात क्या करते हैं, तो अगर तुम्हें हमारे लेवल में आना है तो तुम्हें भी संस्कृत सीखना पड़ेगा। अब भाई इनका माथा ठनका कि भाई भगवान की भाषा है और हमें नहीं आती, हम क्यों नहीं सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। अब ये जिम्मा उठाया दो लोगों ने। साउथ इंडिया के अंदर संस्कृत सिखाने का जिम्मा उठाया। अगर आपने अगस्त ऋषि का नाम सुना हो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बहुत आगे की चीज बता रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ये पूरी एनसीईआरटी की कॉपी मैंने यहां पर लगा रखी है, स्नैप्स लगा रखे हैं, ये आप जा करके पढ़ लेना। इसको इस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आपको ये अगस्त ऋषि वाली फिलॉसफी यहां पर नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर साउथ इंडिया के अंदर संस्कृत सिखाने का जिम्मा उठाया किसने? संस्कृत जिम्मा सिखाने का यहां पर उठाया अगस्त ऋषि ने। ठीक है, एक प्रीस्ट हुआ करते थे, बहुत ही महान ऋषि थे, ऋषि मुनि, आप लोग जो कहना चाहो आप कह सकते हो। नॉर्थ इंडिया के अंदर किसने किया? एक मिनट इसको साफ कर दो जरा सा यार, ये भावना में कुछ ज्यादा बह जाते हैं, कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं। पहले तो ये सारे इंक हटे यहां से, चलो बेटा हट गए। अब जरा यहां ध्यान दो, साउथ इंडिया के अंदर किसने जिम्मा उठाया था? साउथ इंडिया के अंदर जिम्मा उठाया अगस्त ऋषि ने कि भाई मैं जो है साउथ इंडिया के लोगों को संस्कृत सिखाऊंगा। अब लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ चुका है कि हमें संस्कृत सीखना है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर यह जिम्मा उठाया था गौतम राहुगढ़ ने। अब ये भी एक क्या होते थे? ये भी एक प्रीस्ट हुआ करते थे। किसके? उस टाइम पे यहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा वैदेह। ठीक है, राजा वैदेह इनका नाम हुआ करता था। गौतम, इसको लिख लेना, मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, गौतम राहुगढ़, इन्होंने जिम्मा उठाया। ये भी क्या थे? ये भी एक प्रीस्ट थे, आप ये कह लो पंडित जी हुआ करते थे, एक तरीके से प्रीस्ट थे ये।
अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जिम्मा उठाया इन्होंने कि मैं संस्कृत यहां के लोगों को सिखाऊंगा, और नीचे जो साउथ इंडिया है वहां पर अगस्त ऋषि जो है वो नीचे के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को संस्कृत सिखाएंगे। लोग संस्कृत सीखने लगे। बेसिकली मतलब यहां पर आपको यह देखने को मिल रहा है कि आर्यंस ने अपने आप को सुपीरियर यहां पर साबित कर दिया है। अब अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज देखी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोग जो है वो क्या कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर और ट्रेड यानी कि व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे। लेकिन यहां पर वैदिक एरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर लोग एग्रीकल्चर तो करते थे, एग्रीकल्चर के साथ साथ ये बंजारे थे, और ये जो है ये पास्टरलाइजेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। अब ये क्या नया बवाल है सर? ये क्या नया बवाल उठा के लगाए? तो बेटा यहां पर ये जो पास्टरलाइजेशन में बिलीव करते थे, यहां पर ये लोग पशुपालन और साथ में खेती करते थे। हाँ जी सर, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो पशुपालन तो वहां पर भी होता था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो जानवर वहां पर मेन देखा गया वो सुअर था, गेंडा था, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि शकल उसकी सुअर सी और नाक उसका गेंडा सा, सामने नाक के ऊपर एक सींग निकल रखा है। अब उसको सुअर बोले या गेंडा बोले समझ में ही नहीं आ रहा भाई। लेकिन यहां पर जो वैदिक एज के अंदर ये जो जानवर को पालते थे, ये उन जानवरों को पालते थे, किसको, ये कैटल्स को पालते थे। कैटल्स में कौन कौन भाई, गाय भैंस। और उस टाइम पे एज अ ऑनर, जिसको इज्जत देनी हो, उस टाइम पे लोग बीफ खिलाया करते थे। अभी ये चीजें पाप है इंडिया के अंदर कि आप बीफ नहीं खा सकते हो, और ये कई जगहों पे बैन भी है। लेकिन आर्यन के अंदर जब यहां पर आर्यंस थे तो एज अ आप ये कह लो ऑनर यहां पर बीफ खिलाया करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस बीफ को ब्राह्मण्स को देने के लिए मना कर दिया कि ब्राह्मण्स जो है अब वो बीफ नहीं खा सकते हैं। चीजें बदलने लगी धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ये लाइन कहां पर लिखी हुई है ये भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। एक मिनट, ये देख लो कहां है भाई, ये इधर ही कहीं था, मैं डाल दूंगा, इसको देख लेना आप, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहां पे समझने पे ध्यान देते हैं। अब यहां पर जो है इनको ये लोग बीफ भी खिलाया करते थे, लेकिन ब्राह्मण्स जो है उनको बीफ खाने से कुछ टाइम बाद मना कर दिया गया। अब यहां पर जो इनका मनपसंद जो कैटल था वो था काऊ, ठीक है। अगर आपने किसी काऊ को मार दिया, काऊ का मर्डर कर दिया, काऊ की हत्या कर दी, तो इसके पीछे आपको डेथ पेनल्टी तक लग सकती है, आपकी जान जा सकती है, आपकी जान ले ली जाएगी। और उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने एक और नियम निकाल दिया। क्या निकाल दिया सर? कि अगर आप एक इंसान की हत्या करते हो तो एक इंसान जो है वो 100 गाय के बराबर है, और अगर आपने एक इंसान को मारा तो आपको 100 गाय जो है उसको दान करना पड़ेगा उस इंसान की फैमिली को जिसके फैमिली वाले को आपने मारा है। मतलब कि यहां पर इंसान जो है, एक इंसान 100 गायों के से कंपैरिजन किया जाने लगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक चीजें क्लियर है? अब चलो तुमको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं। अब तुम्हें एनसीईआरटी और जो तुम्हारे जितने भी एंशिएंट किताबें आती हैं उनसे हट के थोड़ा सा बताता हूं ऋग्वेद की कहानी। ऋग्वेद की कहानी बेटा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो, चीजें सीखने को मिल रही हो, तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऋग्वेद के अंदर 7वां मंडल है, ठीक है। 7वें मंडल में एक बैटल की कहानी यहां पर लिखी गई है, एक बैटल के बारे में बात किया गया है। यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा। 7वें मंडल के अंदर आप ये कह सकते हो 7 चैप्टर, ऋग्वेद का जो 7 चैप्टर है उसके अंदर एक बैटल की बात की गई, एक बैटल लिखा गया है। सर कैसा बैटल था ये बैटल था बेटा दसराज का, दसराज। अब सर दसराज का ये कोई जगह तो नहीं लिख रही है बेटा, ये जगह नहीं है। ये दसराज का जो बैटल था ये हुआ था दसराज वर्सेस आर्यंस के बीच में। मतलब दसराज का मतलब है 10 राजा जो इंडिया के अंदर पहले से रहते थे, 10 किंग्स वर्सेस
आर्यंस। 10 राजाओं और आर्यंस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, लेकिन आर्यंस यहां पर जीत गए थे और ये 10 राजा जो हैं ये नहीं हरा पाए थे आर्यंस को, क्योंकि आर्यंस जो है वो इनसे ज्यादा ताकतवर निकले। ये बात आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। अब आप जरा सा एक चीज ध्यान दो कि यहां पर जब अर्ली वैदिक एरा स्टार्ट हो रहा है आपका, लेटर वैदिक एरा तो बाद में आएगा, लेकिन जो आपका अभी ये एरा स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर अर्ली वैदिक एरा के अंदर यहां पर ऋग्वेद लिखा गया था, और मैक्सिमम जो वेद्स हैं वो आपके अर्ली वैदिक एरा के अंदर ही लेकर के आए गए थे। समझ रहे हो? अब इनसे लड़ने कौन गया था आर्यंस की साइड से? तो आर्यंस तो भाई बहुत बड़ा आप ये कह लो कि समूह है। जिस तरीके से आज हमारे पास इंडिया है, हमारा इंडिया है, तो हमारा पूरा इंडिया किसी से अगर लड़ाई होती है तो लड़ने थोड़ी चला जाएगा। हमारे पास एक कंटिंजेंट है, आर्मी है, आर्मी के अंदर कई सारे कंटिंजेंट है, वो लड़ने के लिए जाते हैं। वैसे ही आर्यंस के पास एक कंटिंजेंट हुआ करता था जिसका नाम था भरत। भरत, BHARAT, भरत कंटिंजेंट। अब भरत कंटिंजेंट जो है इन 10 राज से लड़ने के लिए गया। अब ये भरत कंटिंजेंट क्या था? तो ये इनका सबसे ताकतवर दस्ता, सबसे आप ये समझो सबसे ब्रेव कह सकते हो। अभी इस टाइम पे अगर चाइना पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है तो हमारे पास भी तो है ना, कौन कौन से भाई? सिख रेजिमेंट है, आप ये कह लो बिहार रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट का भी यहाँ चाइना के अंदर गलवान के अंदर अभी चाइना वालों को एकदम पीट पाट के बराबर कर दिया था। कई सारों को तो लेकर नाली में कूद गए थे, बगल में जो पैंगोंग लेक बह रहा था उसके अंदर लेकर के कूद गए थे। उसके बाद सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट वालों की बात ही क्या करें, 7-7 फीट के इंसान है भाई साहब उसके अंदर, जितने एक एक बंदे हैं 7-7 फीट के। 1.25 लाख से एक लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम का हुआ। मतलब गोविंद सिंह नाम तभी का आएगा भाई जब तक से 1.25 लाख तुम्हारे सामने नहीं आएंगे लड़ने के लिए। समझ रहे हो? 71 वाला वॉर देख लो लोंगेवाला में, पंजाब सिख रेजिमेंट। उसके अलावा अब यहां पर देख लो गलवान के अंदर बिहार रेजिमेंट ने एकदम चाइना की ऐसी तैसी ले रखी। लेकिन ये चाइना वाले बाज थोड़ी आने वाले हैं, ये बाज नहीं आने वाले हैं, ये हमला तो करते रहेंगे और हमारे कंटिंजेंट, हमारी जो आर्मी है इन्हें मजा चखाती रहेगी। उसी तरीके से इन आर्यंस के पास एक कंटिंजेंट था जिसका नाम था भरत। अब इस भरत कंटिंजेंट की लड़ाई हुई उन 10 राजाओं से जो सारे के सारे एक साथ मिल करके आए थे आर्यन से लड़ने के लिए, और इनका एक सबसे ताकतवर दस्ता भरत कंटिंजेंट ये इनसे लड़ने के लिए गया और भरत कंटिंजेंट ने इन 10 राजाओं को हरा दिया। और जिसके बाद से इन कंटिंजेंट के नाम पर ही आपके इंडिया का नाम पड़ गया भारत। तो यहां से निकल के आता है आपके भारत का कॉन्सेप्ट। आपके प्रेजेंट इंडिया को आज अगर आप भारत बोलते हो तो यहां से निकल के आता है। इसके पीछे एक और कहानी है, लेकिन अगर उसमें हम जाएंगे तो उसके लिए आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा। तो महाभारत वाली कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर वैदिक एरा के अंदर ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। यहां से अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई, बैटल ऑफ दसराज, उसके बाद भरत कंटिंजेंट, ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। इन चीजों के नोट्स बना लेना, ठीक है? तो ऋग्वेदा के 7वें मंडल में ये सारी बातें लिखी गई है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? कमेंट कर दीजिए एक बार बेटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहां पर ये जो आपके एक सेकंड, अब यहां पर ये जो आपके आर्यंस थे ये कहां पर आए थे? कहां गया मैप? अब अगर हम बात करें आर्यंस की तो ये सबसे पहले सेटल हुए थे आपके पंजाब वाले एरिया के अंदर। पंजाब वाला एरिया, आपको ये चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ये पंजाब वाले एरिया में सबसे पहले आए थे। मतलब यहां पर आपको कहीं पर पंजाब देखने को मिल जाएगा और इस पंजाब वाले एरिया के अंदर ही ये आए थे। और यहां पर जो 2 नदियां थी एक्स्ट्रा, ठीक है, वो कौन कौन सी थी? सिंधु नदी और घग्गर नदी। इन दोनों को मिला करके और जो 5 नदियां थी पंजाब के अंदर, उनको मिला करके इसको हम सप्त सैंधव रीजन कहते थे, जहां पर ये आर्यंस जो हैं वो आए हुए थे। ठीक है, अभी अब थोड़ी देर पहले जब सेशन एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने, तो मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड क्या था बेटा? इसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेकर के
1750 बीसी तक। हाँ जी सर, 1750 बीसी तक था। और उसके बाद जब ये वैदिक एरा आया, वैदिक एरा तो हमारा स्टार्ट हो रहा है, वैदिक एज या फिर वैदिक एरा कुछ भी कह सकते हो आप, अलग अलग किताबों की अलग अलग बातें हैं। वैदिक एरा के अंदर हमको देखने को मिला कि ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक ये चला। तो इसके बीच का ये जो 250 साल है, इसके बीच में क्या हुआ, इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? तो बेटा अगर कोई भी दो सिविलाइजेशन के बीच में अगर हम बात करें गैप होता है, अभी जैसे कि एग्जांपल, इस पहले इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन बेल्ट। ट्रांजिशन बेल्ट। अब इसको समझने के लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड-19। अगर इस ट्रांजिशन बेल्ट को आपको समझना हो तो सबसे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम पे आपके सामने है कोविड-19। मतलब सर, तो बेटा कोविड-19 जो है वो बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे कि मार्च 2020 के अंदर पहले जनता कर्फ्यू लगाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 2 दिन बाद एकदम भयंकर वाला कर्फ्यू लगा दिया। कुछ बेबी सोना करते हुए जा रहे थे, बेबी आता हूं तो मान ले चॉकलेट लेकर के, कौन सा खाओगी, और पता चला कि बेबी कहीं और ही चॉकलेट लेकर के आ रहे हैं घर पे। ओ माय गॉड, ना सोए जा रहा है और ना ही बाथरूम में किया जा रहा है, ना बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। तो गए थे बेबी को चॉकलेट देने के लिए, लेकिन चॉकलेट देते देते कहीं और ही चॉकलेट लेकर के आ गए हैं। अब भाई यहां पर मार्च से लेकर के जब लॉकडाउन लगाया गया, और जब अप्रैल मई जून जब तक लॉकडाउन चला, तब तक भाई सारे काम ठप थे, कोई कहीं नहीं जा पा रहा था। वैसे ही जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहां पर पतन देखने को मिला, जब डिक्लाइन देखने को मिला, तो हो सकता है यहां पर कुछ लोग रह गए हों, लेकिन जब एक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है तो उसके बाद जब नेक्स्ट सिविलाइजेशन आती है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि चीजों को बनने में, क्योंकि अगर आप अर्ली मैन से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन तो देखो कई हजार साल लगे। अब यहां पर एक सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जब एक सिविलाइजेशन खत्म हुई और दूसरा सिविलाइजेशन जब यहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग माइग्रेट करके कहीं चले गए हों और वो बच गए हों। तो इसको 2.5 साल का जो गैप था, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन बेल्ट। और इसका एग्जाम्पल समझ लेना, बेबी सोना जो आजकल घूम रहे थे ना कोरोना में लेकर के, बेबी क्या खाना है, गोलगप्पे, बेबी दुकान बंद है, कोई बात नहीं, मेरे को लेके आओ नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, रात में बात नहीं करूंगी। बात तो ना करना है बहाना है, एक्चुअली बगल में मम्मी को भी तो सोना है, मम्मी थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारेगी, है ना। तो भाई यहां पर इस चीजों से आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। तो भाई अगले क्लास में हम जानेंगे भाई जो वैदिक एरा है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं उनके बारे में। बेटा सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके रिव्यू देना जरूर मत भूलना कि कैसा लगा सेशन आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं बेटा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बता दूं, अगर आप सीडीएस 1 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और इस एग्जाम को आप देने वाले हो, तो 30 डेज का प्रैक्टिस बैच जो है वो अचीव सीडीएस 2020 वो स्टार्ट हो चुका है 23 ऑफ फरवरी से। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपके अपकमिंग सीडीएस एग्जाम 2022 के लिए। तो जाकर के आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो बेटा आइकॉनिक ऑफर चल रहा है, अगर आप सीडीएस एफकेट कैटेगरी का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो आइकॉनिक का, तो आपको 12 महीने का एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ऑफर वैलिड है 24 फरवरी तक, और जो भी सब्सक्रिप्शन लेना इस रेफरल कोड का यूज कर लेना, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप सीडीएस सीएपीएफ कैटेगरी का जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको दिखने लगेगा आपके अकाउंट में 24 फरवरी को। 24 फरवरी तक आप इसको ले सकते हो और 30 वर्किंग डेज के अंदर ये आपको दिखने लगेगा, ठीक है। दीज आर द प्राइसिंग प्लान, जो आपको अच्छा लगे आइकॉनिक या फिर प्लस आप ले लीजिएगा। While taking subscription, don't forget to use this referral code विशाल सर लाइव, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो भाई अभी तक हमने यहां पर हमने बहुत सी चीजें जान ली। अब अगले वाला जो क्लास होगा अभी ठीक 15-20 मिनट बाद ही एक अगली क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि भाई वैदिक एज जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, इनका कल्चर कैसा था, इनकी जो सोसाइटी है वो कैसी थी, इनका रिलीजन कैसा था, किस भगवान को मानते थे, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे। तो फटाफट से मिलिए अगली क्लास में बेटा, लिंक डाल रहा हूं इस टेलीग्राम चैनल में। अगर आप नए हो मेरी क्लास में तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझसे अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लो, मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।
सेशन अच्छा लगा होगा बेटा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।